IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटनाचक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटनाचक्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भारत की राजकोषीय नीति और करों के प्रकार, कौन कौन से टैक्स भारत में लगाए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है। ये पार्ट 3 है। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये हो गया कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो याद रखना उनके साथ बहुत सारे अन्य कागज और बहुत सारी रिपोर्ट पेश की जाती हैं, जिन्हें हम बृहद आर्थिक रूपरेखा वितरण कहते हैं। तो वो किस कारण से उस जो है आदेशन के कारण वो प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट के साथ जो और चीज़ें प्रस्तुत होती हैं, जिन्हें हम बृहद आर्थिक रूपरेखा जो है वितरण कहते हैं, तो वो जो है किसके द्वारा पेश की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसी जो है कानून के तहत और भी चीज़ें पेश की जाती हैं। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि चर्चा का विषय था उस समय जब ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। अगर पूछा जाए जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके जीएसटी बनाया गया। जीएसटी को 101 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है और 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इसमें बहुत सारे जो है केंद्रीय कर और बहुत सारे राज्य कर को शामिल किया गया है। आप लिस्ट को देख सकते हैं। केंद्रीय करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिकर और उपकर, इन सबको शामिल किया गया जीएसटी में। और राज्य करों में जो है वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी, प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा और जुए पर कर, इन सबको मिलाकर के जीएसटी में एक किया गया है। तो याद रखना कि जीएसटी का साधारण पूछा कैसा कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि जीएसटी का प्रावधान करता है। ये प्रावधान करता है कौन सा, 101वां संविधान संशोधन 2016। तो 2016 में जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संविधान में शामिल किया गया और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वस्तु और सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया। तो आपको मैंने ऊपर लिस्ट दे दिया है। तो कौन सा कर इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें जो है आपका याद रखिएगा, इसमें सीमा शुल्क शामिल नहीं है। सीमा शुल्क के अतिरिक्त 2 प्रकार का सीमा शुल्क और होता है। आप लिस्ट में दोबारा देखिएगा, लिखा है अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, लेकिन सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है। तो सीमा शुल्क जो है जीएसटी में शामिल नहीं है, जबकि उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित जिसे वैट कर कहते हैं, और सेवा कर, ये सब जीएसटी का अंग है, लेकिन सीमा शुल्क जीएसटी का अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचार पत्रों में था, वह संबंधित किससे है। तो वस्तु और सेवा कर, ये जीएसटी से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, याद रखना वित्त आयोग। वित्त आयोग ही राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वित्तीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है। तो वित्तीय जो आपका नीति है, आपकी जो हमारे देश की वित्तीय नीति है, उसका संबंध किससे है। तो कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। तो याद रखना, जो वित्तीय नीति है उसमें कर लगाना और शासन के व्यय से संबंधित नीतियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो राजकोषीय नीति में हम किसको किसको शामिल करते हैं, तो कर नीति को शामिल करते हैं। जो टैक्स लगाया जाता है वो राजकोषीय नीति का भाग होता है, जबकि ब्याज दर की नीति, विदेश नीति और उत्पादन नीति ये राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। अंग कौन सा है, तो कर नीति। तो कर नीति किसका अंग है, राजकोषीय नीति का। और ये कौन बनाता है, वित्त आयोग। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण इसमें कौन नहीं है,
ब्याज दर नहीं है। बाकी करारोपण, कर लगाने को करारोपण कहते हैं। सार्वजनिक व्यय और हिनार्थ प्रबंधन, ये सब जो है राजकोषीय नीति का भाग होता है, लेकिन जो है ब्याज दर से मतलब नहीं है राजकोषीय नीति का। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो राजकोषीय नीति में सरकार क्या पैसा खर्च करती है, कितना सरकार को पैसा करारोपण मतलब कर से, टैक्स से प्राप्त होता है, और हिनार्थ प्रबंधन, इन सबको राजकोषीय नीति में शामिल करते हैं। हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है ये बता देता हूँ। सरकार जब बजट बनाती है तो मान लीजिए पूरे सरकार ने पूरे साल में 150 रुपये खर्च किया, तो सरकार सबसे पहले व्यय करती है और फिर लास्ट में अपनी आय को देखती है। तो व्यय किया 150 रुपये का, पूरे साल में आय सरकार को टैक्स से प्राप्त हुआ 100 रुपये, तो 50 रुपये का घाटा हो गया। जो 50 रुपये का घाटा हुआ इसको कहते हैं घाटे का बजट। तो घाटे के बजट को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से पैसा छापने के लिए कहती है। इतने मूल्य का पैसा छाप करके सरकार को दे दिया जाता है, इस घाटे को पूरा कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं। इसी को एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय, जब आर्थिक मंदी आती है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? जब आर्थिक मंदी आती है तो सरकार कौन से कदम उठाती है? उससे पहले हमें जान लेते हैं आर्थिक मंदी कहते किसको हैं। तो मंदी तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कम से कम 2 लगातार तिमाहियों में सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती रहती है, मतलब वो उसका दायरा कम हो जाता है। यह न केवल जो है जीडीपी को प्रभावित करता है, बल्कि वास्तविक आय, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन, थोक खुदरा बिक्री जैसी अर्थव्यवस्थाओं में फैली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी ये प्रभावित कर देता है। तो सरकार क्या करती है उस दौरान? सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि कर देती है। ये सबसे बड़ा एक कदम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करना आर्थिक मंदी के लिए सरकार कदम उठाती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार करते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग के द्वारा। तो बजट को बनाने का जिम्मेदारी वित्त आयोग की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और वित्त आयोग जो वित्त मंत्री होते हैं वही उसको पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो जब बजट पेश होता है तो बजट पेश होने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ठीक है, इसे जो है इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो ये भारत सरकार के वित्त आयोग के द्वारा ही पेश होता है। तो वित्त मंत्री ही इसको संसद में पेश करते हैं और दूसरे दिन बजट पेश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? वित्त आयोग ही तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बजट एक लेख पत्र है। ठीक है, कैसा? सरकार की राजकोषीय नीति का। तो बजट भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। सरकार की राजकोषीय नीति के तहत ही बजट पेश किया जाता है और आय व्यय के लेखा जोखा होता है। बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 112 में किया गया है। और बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत होते हैं? तो 2 तरह के खाते होते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। तो चालू खाते से जो है हमेशा पैसा निकाला और डाला जा सकता है। तो केंद्र सरकार का भी चालू खाता होता है, उसमें आय के स्रोत कौन कौन होते हैं? तो जो चालू खाता सरकार का, उसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, याद रखना, पहला होगा कौन सा? तो पहला होगा इसमें निगम कर। निगम कर भी चालू खाते का हिस्सा होता है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उससे जो पैसा मिलता है वो भी चालू खाते में जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय इससे नहीं जाता है। विश्व बैंक से प्राप्त ऋण भी ये बिल्कुल नहीं जाता है। उत्पाद शुल्क का पैसा इसी में जाता है। तो 1, 2 और 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यही 3 स्रोत है जहां से पैसा चालू खाते में जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? मतलब एक ब्याज भुगतान जो है एक किसका भाग होता है? तो ये राजस्व व्यय का भाग होता है। ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय का के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज जो हम
विश्व बैंक से या किसी दूसरे देश से जो पैसा लेते हैं तो उसका हमें ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज हमें राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। जितना हम पैसा व्यय करते हैं अलग अलग परियोजनाओं में, तो ब्याज भुगतान को इसी में शामिल करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं आते हैं तो ये भी ऐसे क्वेश्चन भी भारी लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है? तो याद रखना, सरकार का जो घाटा, सरकार हमेशा घाटे का ही बजट बनाती है, कभी भी प्लस का बजट नहीं बनता है। तो घाटे का जब बजट बनाती है तो उसमें सबसे अधिक घाटा कौन सा होता है? तो राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सबसे अधिक राजकोषीय घाटा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा क्या? तो अधिक होता है। तो राजस्व घाटा कम होता है और राजकोषीय घाटा अधिक होता है, ये बात याद रखना। तो राजकोषीय घाटा सरकार का हमेशा अधिक होता है और इसको सरकार हमेशा कम करने की योजना बनाती है और हमेशा कोशिश करती है कि राजकोषीय घाटा कम हो, लेकिन याद रखना ये हमेशा राजस्व घाटे से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो राजकोषीय घाटा हम किसे कहते हैं? बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार ऋण और दायित्व। सरकार जो दायित्व मतलब सरकार का जो खर्च करने का दायित्व है, तो सरकार के बाजार ऋण और दायित्व और जो बजटीय घाटे का योग होता है उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है क्या? तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या मतलब होता है? तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब सरकार बजट बनाती है तो उसमें राजकोषीय घाटे का यही तात्पर्य होता है कि जो सरकार अपना जो खर्च कर रही है तो उसमें और कितना पैसे की जरूरत है, यही राजकोषीय घाटे के द्वारा बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार इसी के द्वारा ये अपना जो है खर्चे का पूरा अनुमान लगा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संघीय सरकार। संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है किससे? तो राजकोषीय घाटे के अगर पूरा करना हो तो हम किससे करते हैं? घरेलू उधारों से। हम घरेलू उधार ले करके राजकोषीय घाटे को पूरा करते हैं, कभी विदेशों से पैसा ला करके हम राजकोषीय घाटे को पूरा नहीं करते हैं, नहीं तो और ज़्यादा जो है वित्तीय संकट आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम किससे पूरा करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए हम घरेलू उधार लेते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। तो हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, पहला कथन है। कारण क्या कहता है? इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या है। अब हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? जब बाजार में जो है पैसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे वस्तुओं और जो है चीज़ों की दाम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जबकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। तो हिनार्थ प्रबंधन क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। जब सरकार बजट पेश करती है तो मान लो 150 रुपये का सरकार ने पूरे वर्ष में व्यय किया है, जबकि सरकार को 100 रुपये आय प्राप्त हुई है, तो सरकार का घाटा कितना हुआ? 50 रुपया। इसी को कहते हैं घाटे का बजट। ठीक है, इस घाटे को बजट को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई को आदेश देती है और उतना 50 रुपये के मूल्य का जो है पैसा छाप करके सरकार को दे दिया जाता है। सरकार इस बजट को पूरा कर लेती है। इसी को कहते हैं हिनार्थ प्रबंधन, इसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब जब पैसा छापेंगे तो ये पैसा कहाँ पे आएगा? ये पैसा बाजार में आएगा और जब बाजार में आएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। वस्तु और सेवा कम हो गई, ठीक है, और पैसा बाजार में ज़्यादा आ गया और जब पैसा बाजार में ज़्यादा आ जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था को हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं, अभी मैंने बताया। तो घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिए ही सरकार पैसा छपवाती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं, अभी मैंने वही बताया। तो याद रखना, जब जितना व्यय करते हैं जितना राजस्व मिलता है और अलग से कागजी मुद्रा छाप करके उस घाटे को भर देते हैं, अभी मैंने यही सी बात को बताया है। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि
या विफल हुई तो इससे स्थिति कौन सी उत्पन्न हो जाती है, इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। ठीक है, अगर ये उद्देश्य में सफल नहीं हुआ कि जो है हम घाटे को भरने के लिए रुपए को छाप लें, तो इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा और इन्फ्लेशन आने से जो है महंगाई बढ़ जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था मतलब क्या किया मैंने, पैसा छाप करके मैंने उसको पूरा किया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, मतलब ये बढ़ोतरी हो जाती है। इसका मतलब है कि बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और जब बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग ज़्यादा खाएंगे, जबकि उत्पादन तो कम हो रहा है, उत्पादन तो अपनी स्पीड में होगा, लेकिन लोग ज़्यादा पैसा आने से वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेंगे, और जब वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, तो कीमतें बढ़ने लगेंगी, तो इससे ये मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है, महंगाई बढ़ने लगेगी तो मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। सबसे अधिक प्रभाव मुद्रास्फीति कारक क्या हो सकता है, तो याद रखना, जो है घाटे की वित्तीय व्यवस्था के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो जब घाटे के भरने के लिए हम नई मुद्रा का सृजन करते हैं तो इससे मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने इसको दिया है। नेक्स्ट आपका भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो याद रखना, घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम किसकी उपयोगिता करते हैं, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए ही हम घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए नोटों की छपाई करते हैं। जब कभी ये जो है उल्टा पड़ जाता है, मतलब ये सफल नहीं हो पाता, तभी मुद्रास्फीति बढ़ती है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। आर्थिक विकास के लिए ये करना जरूरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटा करके 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है। तो बजट में जो है जब मांग की राशि को घटा देते हैं, 1 रुपया घटाते हैं, तो उसको कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। तो इसे हम नीति कटौती प्रस्ताव कहते हैं। 1 रुपये की कमी की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें किसका सुमेल सही नहीं है। पहला है नीति निमोदन प्रस्ताव, ये बजट की मांग को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं नीति निमोदन प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। मितव्ययी प्रस्ताव क्या होता है, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, एक निश्चित राशि घटा देते हैं, उसे मितव्ययी प्रस्ताव कहते हैं, बिल्कुल सही है। सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया जाता है, गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब लेखानुदान होता क्या है, तो जिस साल बजट नहीं पेश होता है, क्योंकि जिस साल बजट पेश नहीं होगा उस साल लेखानुदान लाते हैं सरकारी खर्चे को चलाने के लिए। जिस साल इलेक्शन होने वाला हो, आचार संहिता लागू हो जाती है, उस साल जो है बजट नहीं पेश किया जाता है, तो उस साल लेखानुदान ला करके सरकारी खर्चे को केवल चलाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लेखानुदान बना है किसके लिए, तो क्वेश्चन वही है, मैंने बदल दिया है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो अगर बजट पारित लंबित है, बजट पारित नहीं हो पा रहा है, तो सरकारी खर्च को चलाने के लिए ही लेखानुदान लाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। तो बजट के हिसाब किताब की जो जांच होती है ये किसके द्वारा होती है, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा होती है, संसद के द्वारा बनाई जाती है, इसी के द्वारा जो है, इसे हम लोक लेखा समिति भी कहते हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं संसद के, जो है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, याद रखना, जो लोक लेखा समिति, इसी को हम सार्वजनिक लेखा समिति कहते हैं, यही बजट के हिसाब किताब की जांच करती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगाया जाता है। अगर जो है वंशानुगत कोई जमीन है तो उस पर जब हम जो है बिक्री पर कर लगाते हैं तो उसे हम पूंजी लाभ कर कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है। याद रखना, जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है सबसे अच्छा माध्यम हम किसको मानते हैं, परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान को, इसी को माना जाता है, इसी द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं। तो आय का पुनर्वितरण करना हो तो संयुक्त परगामी कराधान लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, जिससे जो है
जो है ये क्या कहते हैं, जनता को ज़्यादा कष्ट ना होने पाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अधोगामी, अधोगामी जो है कर प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई जाती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। याद रखना, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहते हैं, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। किसी भी आय समूह के लोग क्यों न हो, सब पर समान दर से अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इन्हें प्रतिगामी कर कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कोई भी वर्ग हो, याद रखना सब पे जो है टैक्स एक समान लगता है अप्रत्यक्ष कर का, इसीलिए इसको हम प्रतिगामी कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आयकर एक जो है प्रत्यक्ष कर है, तो इसके बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। पहला है यह एक प्रगतिशील कर है, ये बिल्कुल सही है। तो आयकर कैसा है, एक प्रगतिशील कर होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे आयकर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रगति कर रहा है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आयकर होता है वो केंद्र सरकार ही लगाती है और केंद्र सरकार ही उसकी वसूली करती है, उस अपने पास रखती है। यह एक अनुपातिक कर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रगतिशील कर है। तो इसका आंसर 1 और 2 होगा, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो याद रखना, संघीय विक्रय कर होता है। तो संघीय विक्रय कर के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला लिखा है, यह अंतर राज्य व्यापार पर लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो अंतरराज्यीय जो व्यापार होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, उस पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। या केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, तो यह केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। या विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है, गलत हो जाएगा। यह सेज पर नहीं लगाया जाता है, इकोनॉमिक स्पेशल जोन पे नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आयकर लगाना, उसे जो है वसूलना और उसका वितरण करने के मामले में जो है लिखा हुआ है, कौन सा इसमें सही है। तो लिखा है, पहला ऑप्शन है, संघ सरकार लगाता है, इसे उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्ति का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो राजस्व, याद रखना, जो कर होता है वो राजस्व होता है, और सरकार आयकर जो होती है, सरकार केंद्र सरकार स्वयं आयकर लगाती है, उसको इकट्ठा भी करती है, उसकी प्राप्ति करने के बाद स्वयं और राज्यों के बीच में उसको बांट देती है। तो आयकर केंद्रीय कर द्वारा, केंद्र सरकार का द्वारा लगाया जाता है, ना कि राज्य के, और राज्य को कुछ हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है। इसमें कौन सा ऐसा कर है जो केवल संघ सरकार लगा सकता है। तो सीमा शुल्क और निगम कर, सीमा शुल्क और निगम कर, जिसे हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर को, ये दोनों कर जो है केवल केंद्र सरकार लगा सकता है, राज्य सरकार नहीं लगा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कंपनी कर यह है जो लगता है किस पर। तो कंपनी कर, याद रखना, ये कंपनी की आय पर लगता है, इसीलिए इसको हम निगम कर कहते हैं। तो कंपनियां जो पैसा कमाती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कंपनी कर कहते हैं। ठीक है, उनकी आय पर लगता है, इसे हम निगम कर या कारपोरेट टैक्स कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उस क्वेश्चन वही है, बदल दिया गया है। निगम कर का क्या होता है। तो निगम कर, याद रखना, जो है इसको जो है ये क्या कहते हैं, वसूलने का काम संघ सरकार करती है, और उसका जो है सभाजन संघ और राज्य और केंद्र के बीच होता है। तो संघ सरकार इसको वसूलती है, लेकिन इसको संघ और राज्य के बीच में बांट दिया जाता है आयकर की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, इसको कभी गलत मत करिएगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल्य वर्धित टैक्स, बैट लगाया जाता है किस पे। तो बैट, याद रखना, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है, इसलिए बैट को कहते हैं मूल्य वर्धित कर। हर जो है स्टेज पर लगाया, जैसे जहां वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वहां भी ये टैक्स लगाएंगे, वहां से थोक बाजार में आएगा तो वहां भी टैक्स लगाएंगे, वहां से फुटकर बाजार में आएगा तो वहां भी टैक्स लगाएंगे। तो हर स्तर पर टैक्स लगता है, इसलिए इसको कहते हैं मूल्य वर्धित टैक्स, बैट कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस कर को भी शामिल कर लिया गया है जीएसटी में, ये भी याद रखना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो सेवा कर के बारे में पहला ऑप्शन है यह अप्रत्यक्ष कर है, गलत हो जाएगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, आज इसे जीएसटी में शामिल भी कर लिया गया है। यह अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। 1995 94 95 में अवधि में से लागू किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 और 3 सही होगा। जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आयात और निर्यात होता है, इस कर को हम क्या कहते हैं? सीमा कर या सीमा शुल्क कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, उत्पाद शुल्क क्या होता है? तो उस उत्पाद जो शुल्क होता है, यह भी अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी जीएसटी में शामिल किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए और अप्रत्यक्ष करों कौन से हैं, इसकी पहचान करनी है। इनमें कौन सा जो अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर में आपका याद रखना, कंपनी कर याद रखना, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है, गलत हो जाएगा। इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है, और उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 और 4। तो कौन से प्रत्यक्ष कर है, कौन से अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी अच्छे से हमें याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, इसकी पहचान करनी है। तो जो है अनुसर्गी लाभ कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है। ब्याज दर, ये भी प्रत्यक्ष कर है। कर प्रतिभूति लेन देन, ये भी जो है प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? इसमें कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है, जबकि निगम कर, उपकर, उपहार कर और व्यक्तिगत आय कर ये केंद्र सरकार लगाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में करों में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? इसमें कौन सा ऐसा कर है जो राज्य सरकार नहीं लगाती है? तो याद रखना, निगम कर ये केंद्र सरकार लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, कृषि आय कर ये राज्य सरकार का कर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतया राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो राज्य सरकार का इसमें कौन सा जो है कर राजस्व राज्य सरकार का नहीं होता है? सीमा शुल्क केंद्र का होता है, राज्य का नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो शराब कर को हम कहते हैं आबकारी कर, और यह लगाया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्त का जो बंटवारा होता है, पैसे का जो बंटवारा होता है, ये किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो वित्त आयोग को आर्टिकल 280 में शामिल किया गया है, याद रखना। और ये वित्त आयोग ही सिफारिश करती है कि जो टैक्स इकट्ठा हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, उसका पैसा बंटवारा कैसे किया जाए। तो इसकी सिफारिश करने का काम वित्त आयोग करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है आपका? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना। तो जो राजस्व मिलता है, जितना पैसा आता है, वो केंद्र और राज्य के बीच बांटने के लिए सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और इस बार 16वां वित्त आयोग भी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए और पंचायतों के वित्तीय क्षेत्र के लिए सही विकल्प कौन सा है? मतलब इसका क्वेश्चन मतलब ये है कि पंचायतों को पैसा की सिफारिश कौन कौन करता है? पहला है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, बिल्कुल सही है। तो राज्य वित्त आयोग भी पैसे की सिफारिश पंचायत के लिए करता है। तो राज्य वित्त आयोग भी होता है और केंद्रीय वित्त आयोग भी होता है। दूसरा है आपका केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता प्राप्त, बिल्कुल सही है। तो केंद्रीय सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये भी पंचायतों को पैसा देने का काम करते हैं। तीसरा है आपका केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। तो केंद्र जो तमाम योजनाएं चलाती है, उसके द्वारा भी पंचायतों को पैसा मिलता है।
नाबार्ड से पैसा पंचायतों को नहीं मिलता है, ये केवल कृषि के लिए ऋण होता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन इससे भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। केवल 4 नहीं होगा, 1, 2, 3 और 5 होगा। एक बात यहाँ याद रखना कि राज्य वित्त आयोग भी पंचायतों को पैसा दे सकता है और केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायतों के लिए पैसे की सिफारिश कर सकता है, इस प्रावधान में है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेले, जो स्थानीय मेले होते हैं उस पर ग्राम पंचायतों द्वारा ही कर लगाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है उसका वित्त का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका उपकर लगाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 54 क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने दे दिया है, कौन कौन से कर हैं और आपका राजकोषीय नीति से। इससे जुड़ा हुआ कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।